हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, तो हम ये कह रहे थे कि पहले भी हमने शायद आपको बेटा बताया होगा एनाटॉमी के टाइम पे कि जो मेसोफिल सेल्स होती हैं इनका पोजीशन फिक्स नहीं होता। ये टोटल डिपेंड करता है सनलाइट पे कि सनलाइट की इंटेंसिटी कैसी है और इसको कैसे अब्जॉर्व करना है। मान के चलो कि अगर हम इस थाइलाकॉइड की बेटा बातें करते हैं या ये हमारा जो ग्रैना है अगर हम इसकी बातें करते हैं, ठीक है, तो अगर सनलाइट कुछ इस तरह से आ रही है, मतलब कि आप समझ पा रहे हैं, सनलाइट अगर इस तरीके से आ रही है, ऐसे ट्राइगोनल शेप में आ रही है, तो मतलब कि मॉर्निंग और इवनिंग, तो उस टाइम पे सनलाइट की इंटेंसिटी एक नॉर्मल या कि एवरेज रेंज में होती है जितना कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कराई जाएगी। तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा या इसका पोजीशन रहेगा कुछ इस तरीके से होगा। अब जल्दी बताओ ये पोजीशन कौन सा है और ये वाला पोजीशन कौन सा है? ये क्या, ये लॉन्गिट्यूडिनल है या ये लॉन्गिट्यूडिनल है या ये हॉरिजॉन्टल है या ये हॉरिजॉन्टल है? ये आपने बहुत बेसिक चीजें हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो जल्दी बताओ। वेल हम आपको बेटा बता देते हैं कि जिस टाइम पे हाँ जी, तो ये कब की बात है बेटा? मॉर्निंग प्लस इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग में हमारा जो मेसोफिल टिश्यूज हैं उनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन जब हम आफ्टरनून की बेटा बातें करेंगे, जब हम आफ्टरनून की बेटा बातें करेंगे, तब जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से हो जाएगा, टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हायर हो जाएगा, ठीक है। लाइट ऑफ इंटेंसिटी ज्यादा है, ये लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होगी, केवल केवल टेम्परेचर बढ़ाने का हेल्प करेगी, जिसके कारण से वाटर का लॉस होगा यहाँ पे। इसलिए इसलिए आफ्टरनून के टाइम पे इसका पोजीशन कुछ यूं हो जाता है, ठीक है, और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे इसका पोजीशन ये हो जाता है, ठीक है। अब हमें आप बताइए कि ये बोले तो क्या, ये कौन सी पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है? अरे जल्दी से मैसेज करो यार। अच्छा, एक हो गया हॉरिजॉन्टल और एक एक कौन सा हो जाएगा बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। या सिंपल से शब्दों में कह लो तो जनरली ये पैरेलल पोजीशन पे रहते हैं, बस इनका पोजीशन इसे ऐसे 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 बस इनका पोजीशन है क्या होता है बेटा? चेंज होता रहता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल के वे में ये अपना पोजीशन चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सनलाइट। सो द पोजीशन ऑफ मेसोफिल टिश्यूज इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स नहीं है वहां पे। चलो, हालांकि अब आपसे हम नहीं पूछेंगे, हालांकि पूछना तो चाहिए बट नहीं पूछेंगे, वो हमने आपको पहले भी कभी बताया था। मेसोफिल और स्पंजी टिश्यू में से कोई एक, सॉरी, मेसोफिल में से स्पंजी एंड पैलिसेड में से कोई एक होता है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है और एक में कम, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस यहाँ पे बेटा मैटर करती है, किसमें क्लोरोप्लास्ट कम है किसमें ज्यादा है। तो वो एनाटॉमी वाले पार्ट में आपने किया हुआ है, उसको सॉरी ध्यान में रखिएगा। कफ एंड कोल्ड ने थोड़ा सा परेशान कर रखा है ज्यादा। ओके, वेल इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब एक बात और चलिए आपको हम बेटा बता दें
क्वेश्चन आपके ब्रेन में अराइज होना चाहिए कि सर ये अपने मन से ऐसा हो जाता है क्या, मतलब इसको पता चल गया क्या कि सनलाइट तेज आ रही है तो मुझे ऐसे हो जाना है, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, या इसके पीछे कोई और प्रोसेस होती है। मूवमेंट ऑफ ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है मेजोफिल टिश्यूज का या मेजोफिल सेल्स का, डायरेक्शनल मूवमेंट हमेशा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण होता है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्शनल मूवमेंट of mesophyll cell occurs due to cytoplasmic streaming. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण बेटा इसका डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में ये जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि जो मूवमेंट होता है मेजोफिल टिश्यूज का या मेजोफिल सेल्स का, वो क्यों होता है। लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का डायरेक्शन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो एक्चुअल में वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण होता है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग स्टार्ट ही हो जाती है कि जब इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बेटा बढ़ती रहेगी, स्ट्रीमिंग अपनी स्पीड में आएगी, और उसके कारण से क्या होगा, इनका डायरेक्शन बेटा बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट्स बेटा। क्लियर, यहां से आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिरकार फोटोसिंथेसिस का लोकेशन क्या है। क्या लोकेशन है, क्लोरोप्लास्ट सेल है। ठीक है, चलो क्लोरोप्लास्ट हम मान लेते हैं कि है। एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या, अब ध्यान में रखो, आगे अभी अपन बेटा बातें करने वाले हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें की बातें करेंगे, फिर अभी आपको हम बेटा कुछ और नया बताते हैं। देखो समझो कि ये अगर हमारा थाइलाक्वाइड था, मान लेना ये अगर हमारा थाइलाक्वाइड था, या इस तरीके से ये ग्रुपिंग वाला अगर हमारा थाइलाक्वाइड था, तो इसमें हमें कुछ खास खास चीजें मिलेंगी। इसमें हमें कुछ इस तरीके की खास खास चीजें मिलेंगी, और इन खास चीजों को बेटा हम बोलते हैं पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स, या हम कह सकते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोल सकते हैं, फोटोसिस्टम। मतलब ये कि सर थैलाक्वाइड में ऐसा क्या होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम बेटा बताएंगे इनके पास मिलते हैं क्या, पिगमेंट्स। ठीक है, और यही पिगमेंट्स बेटा क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, या अपना लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए, ये बताओ बेटा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता होगा। अभी तक आपको ये पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो फेज होते हैं या दो स्टेप होते हैं, उनका नाम है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, फिर हमने आपको ये भी बेटा बता दिया कि कहाँ पे एग्जैक्टली होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कंट्रोल कौन करता होगा, लाइट रिएक्शन या कि लाइट फेज कंट्रोल करता है, या डार्क रिएक्शन या डार्क फेज कंट्रोल करता है। जल्दी बोलो, आइडिया है थोड़ा बहुत, कौन इसको कंट्रोल करेगा, अपने आइडिया के आधार पे बताओ, फिर अपन चलते हैं। ओके, और क्यों। ठीक है प्रेरणा, वेरी गुड, आपने आंसर तो बेटा बिल्कुल सही दिया है। अब इसके पीछे का कारण भी बेटा बताना होगा कि अगर आपका जो व्यू है वो लाइट रिएक्शन की तरफ है, देन वाई लाइट रिएक्शन, और अगर डार्क रिएक्शन की तरफ है देन वाई डार्क रिएक्शन। ठीक है, ओके, लाइट एंड डार्क दो आ चुके हैं, एक बंदे ने लाइट कहा है, एक बंदे ने डार्क कहा है। दोनों बच्चे अपना अपना व्यू दे दीजिए, क्या मतलब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, फिर उसके बाद हम उस पे कोई डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा, वहां पे लाइट करेगी या डार्क करेगी। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, और डार्क रिएक्शन में केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है प्रेरणा, वेरी गुड, और कुछ सोचो, और कुछ सोचो इसके अलावा। और श्रुति एंड ऋतिक, इसके कारण दीजिए, आपने जो बताया आंसर उसका कारण भी बताओ बेटा। ओके, वेदांत की एंट्री हो चुकी है मीटिंग में। ठीक है, चलिए बेटा, एक्चुअली एक्चुअली देखो
किसी भी रिएक्शन को या स्पेशली अगर अब हम केमिस्ट्री नहीं जा रहे तो हम पूरा ये नहीं कर सकते कि किसी भी रिएक्शन को, बट हाँ इन केस ऑफ बायोलॉजी, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस द रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द डार्क फेज। क्यों? सनलाइट फेज में तो सनलाइट आती है, सनलाइट नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? हाँ बात तो सही है, सनलाइट नहीं मिलेगी तो कैसे होगा, लेकिन रिएक्शन जो होती है बेटा हमेशा कंट्रोल करे आई जाती है स्लोवर प्रोसेस से, ठीक है। लाइट रिएक्शन की जो प्रोसेस है बेटा बहुत ही फास्ट होती है, सनलाइट आई तुरंत एब्जॉर्ब हुआ, तुरंत उसको एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो कंट्रोल नहीं कर रही है। कंट्रोल कौन कर रही है? डार्क रिएक्शन इसको बेटा कंट्रोल कर रही है, और इसलिए कर रही है क्योंकि वो स्लोवर डाउन प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन कितना भी तेज हो जाए, कितना भी फास्ट तरीके से हो जाए, डार्क रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट कहाँ आया? रिजल्ट तो ग्लूकोज बनेगा तब आएगा ना, है ना। तो अब अगर डार्क रिएक्शन की स्पीड जैसी रहेगी उसके आधार पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान देना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के केस में जो फोटोसिंथेसिस का रेगुलेशन है वो डार्क फेज के थ्रू होता है या कि डार्क रिएक्शन के थ्रू होता है, बिकॉज ये स्लोवर प्रोसेस है, स्लोवर डाउन प्रोसेस है, ध्यान में रखना इसको। ये जस्ट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि नीट में हमेशा आता ही होगा, ठीक। बट हाँ यहां तक अपन ने बेटा ये डिस्कशन कर लिया कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या है, एक रफ बैकग्राउंड बेटा आपका तैयार हो गया। हमने बेटा ये भी बता दिया कि यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं और ये पिगमेंट्स सोलार एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, डेफिनेटली अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करते होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो अब वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे वो जब हम पिगमेंट्स की बेटा बात करेंगे तब हम बताएंगे। वेल यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये जो ये जो पिगमेंट्स हैं इनके अंदर आपको मिलेंगे फोटो सिस्टम, और ये फोटो सिस्टम दरअसल एग्जैक्टली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिनको कि हम बेटा शॉर्टकट में क्या नाम देते हैं? पीएस। तो आपने पढ़ा भी होगा PS2 PS1 पढ़ा होगा आपने ना, और PS1 से और PS2 से बेटा ढेर सारे इनके नाम से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन अभी अपन डिस्कशन करेंगे अगली आने वाली कुछ क्लासेस में, बट फिलहाल अभी चलिए आपके लिए कुछ एक और बैकग्राउंड रेडी करते हैं इसकी लोकेशन से रिलेटेड कि किस तरीके से क्या स्टोरी यहाँ पे बेटा परफॉर्म कराई जाती होगी। तो इमेजिन करो ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें हमने ये कहा कि भैया हमारे पास क्या है? ग्रेना मिलता है, हमारे पास स्ट्रोमल थाइलाकॉइड भी मिलता है। हमने ये भी कहा कि हमारे पास स्ट्रोमा भी मिलता है, हमारे पास स्ट्रोमा भी मिलता है। अब देखो ध्यान से सुनना, देखना यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या होता होगा या क्या परफॉर्म कराया जाता होगा। कुछ एक को हम अभी जानबूझ के हम कुछ एक को ना कम कर दे रहे हैं ताकि अपन पूरी चीजों के बारे में डिस्कशन कर सकें। अब देखो समझो होता क्या होगा कि यहाँ से इमेजिन करना इमेजिन करना बेटा कि यहाँ से क्या हुआ होगा? सनलाइट मिली होगी, ठीक है, क्या हुआ होगा? सनलाइट यहाँ से मिली होगी, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया होगा, ठीक है, इस सनलाइट को क्या किया होगा बेटा? एब्जॉर्ब किया गया होगा। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इस तरीके के फोटो सिस्टम रहे होंगे जिन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे सनलाइट आई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा? लाइट रिएक्शन हुई होगी, है ना, लाइट रिएक्शन हुई होगी यहाँ पे, और इसी ड्यूरेशन पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे जो वाटर आया होगा उस वाटर का ब्रेकडाउन हो गया। जिस टाइम पे ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, लाइट एब्जॉर्ब करके और ये क्या कर रहा होगा? ATP और NADPH2 बना रहा होगा, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं स्पेशली, ये मत समझना कि इसमें नहीं होता, दोनों में लाइट रिएक्शन की बात होती होगी, तो जाहिर सी बात है काम भी दोनों ही सिमिलर तरीके का करते होंगे। थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होगा, वो माइन्यूट डिफरेंस क्या है कैसा है वो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। बट अभी एक रफ बैकग्राउंड समझो कि ग्राना में या कि थैलाकॉइड ने क्या किया? सनलाइट को ट्रैप किया और उसको केमिकल एनर्जी में क्या कर दिया बेटा? कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जिस टाइम पे यहाँ पे सनलाइट क्या हो रही थी? ट्रैप हो रही थी, ट्रैप हो करके यहाँ पे क्या हो रही थी? ये बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। उसी टाइम पे वाटर के साथ क्या हो गया? हादसा हो गया, और हादसा होने के बाद ये क्या हो गया? ऑक्सीजन को इसने यहाँ पे बना करके निकाल दिया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे बनी और बन करके क्या हो गई बेटा? यहाँ से रिमूव हो गई।
या ये अगर आपको रिमूवल वाला प्रोसेस नहीं बनाना है तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है भैया सनलाइट बनी, सॉरी सनलाइट ट्रैप हुआ और ट्रैप होने के बाद यहाँ से क्या हो गई, ऑक्सीजन बन के आ गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब ये वाला पूरा का पूरा किसका स्टोरी चल रहा है, एल आर का, लाइट रिएक्शन का, ठीक है, एल आर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसके बाद ये जो केमिकल एनर्जी था, ये केमिकल एनर्जी बेटा यूज किया गया होगा, है ना, ये केमिकल एनर्जी बेटा यूज किया गया होगा, किसके द्वारा यूज किया गया होगा, आरयूबीपी के द्वारा, ठीक है। आरयूबीपी ने क्या किया होगा, इस एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा, और प्लस इसको क्या मिली होगी, CO2। CO2 के साथ बेटा ये जुड़ जाएगा, इस एनर्जी को यूज करके आरयूबीपी CO2 के साथ जुड़ेगा, मतलब कि CO2 को ये क्या करेगा बेटा, फिक्स करेगा, और फिक्स करके बेटा क्या बना देगा, 3PGA, क्या बना देगा, 3PGA, क्या बना देगा बेटा, 3PGA बेटा ये बना देगा। फिर इसके बाद इसका और ज्यादा कन्वर्जन हो रहा होगा, और अब ये बेटा क्या बना देगा, 3GP, क्या बना देगा, 3GP बेटा ये बना देगा। ये 3GP एग्जैक्टली बेटा क्या है, शुगर है, क्या है ये, शुगर है, जो कि रिलीज हो जाएगी बाहर की तरफ। और जब ये इस तरीके से बना रहा होगा, उसी टाइम पे क्या होगा कि ये 3GP RUBP में फिर से रिकन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3GP RUBP में रिकन्वर्ट हो गया, और जाहिर सी बात है यहाँ पे जब ये ATP और NADPH2 का जब यूज हुआ होगा ना, तो क्या होगा, जब ये ATP याद रखना, जब कभी भी ATP यूटिलाइज होता है तो ये ADP प्लस IP में रिलीज हो जाएगा, और जब कभी भी NADPH2 यूज होगा, तब ये बेटा NADP में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये NADP और ये ADP प्लस IP ये फिर से स्ट्रोमा में रिलीज हो जाएंगे, ताकि आगे चल करके फिर से ATP के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकें, ATP और NADPH2 के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकें। अब ये स्टोरी कैसी होती है, ये अभी जब अपन लाइट रिएक्शन का डिटेल करेंगे तब ये क्लियर होगा, बट एक बैकग्राउंड क्या रेडी हो रहा है, बैकग्राउंड बेटा ये रेडी हो रहा है कि ये हो गई हमारी डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में हो रही है, और ये पूरा हो गया हमारा लाइट रिएक्शन। फिर से देखो बताते हैं क्या हुआ होगा, लाइट रिएक्शन में थाइलाक्वाइड ने लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, फर्स्ट स्टेप। एब्जॉर्ब लाइट को केमिकल एनर्जी में बोले तो ATP और NADPH2 में कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी। ड्यूरिंग दैट कोशिश, जब वो कन्वर्ट कर रहा था, ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर वाटर के जो मॉलिक्यूल जो इसने एब्जॉर्ब किए थे वो ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। और ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो गया, और सिंपल से शब्दों में देखो तो जाहिर सी बात है ये रहा H2 और ये यहाँ चला आया इसका H2, मतलब कि हाइड्रोजन डोनर की तरह वाटर ने यहाँ पे एक्ट कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, लाइट रिएक्शन की कहानी कंप्लीट। लाइट रिएक्शन में यही होता था ना कि भैया वाटर का ब्रेकडाउन होता था, ब्रेकडाउन होने के बाद केमिकल एनर्जी वहां पे बनती थी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता था एज अ बाय प्रोडक्ट। डार्क रिएक्शन के टाइम पे हमारे जो स्ट्रोमा होता है वहां पे ध्यान देना कि उसके पास RUBP प्रेजेंट होता ही है, ठीक है, हमारे स्ट्रोमा के पास RUBP होता ही है, और ये कार्बन का एक्सेप्टर है, ये कार्बन का एक्सेप्टर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। कार्बन एक्सेप्टर है, इसने कार्बन को एक्सेप्ट किया, कैसे एक्सेप्ट करेगा, इसके लिए भाई किसी चीज को एक्सेप्ट करना हो तो ताकत लगती है। ATP NADPH2 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, कैसे यूज होंगे वो सारी की सारी बातें बेटा अभी अपन करेंगे बाद में, ठीक है। वेल इसने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसने क्या किया बेटा, रेडी कर दिया। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बोले तो 3PGA, ये भी अपन क्वेश्चन वाले बातें बेटा अपन अभी करेंगे। फिर 3PGA धीरे धीरे करके कन्वर्ट होती चली गई, फाइनली 3GP शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और फिर इसके बाद ये शुगर रिलीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, जो यहाँ से जैसे ही शुगर के फॉर्म में ये रिलीज होगा, RUBP भी वहां पे रिलीज हो जाएगा। तो ये डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का अभी अपन डिटेल करेंगे, ध्यान रखना। C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, C1 साइकिल, सब साइकिल बेटा अभी अपन करेंगे। कैम साइकिल भी अभी अपन करेंगे। तो अभी आपको 100% ये श्योरिटी हम दे सकते हैं कि अभी आपको यहाँ पे ढेर सारा कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे हुआ, नहीं समझ आ रहा है। डार्क रिएक्शन जब डिटेल करेंगे तो हर एक पॉइंट आपका बेटा क्लियर हो जाएगा। बस अभी एक बैकग्राउंड देखो, समझो कि स्टोरी कहाँ पे हो रही है। ये आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट वाला जो एरिया था,
है ना, वहां पे आपको थाइलाकोइड मिल गया, सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई, वाटर का फोटोलिसिस हो गया, केमिकल एनर्जी बन गई, केमिकल एनर्जी स्ट्रोमा में गई और फिर डार्क रिएक्शन को परफॉर्म कराया, शुगर या कि ग्लूकोज हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, फिलहाल का बैकग्राउंड अभी बेटा इतना ही था। ठीक है, आरयूबीपी बेटा वहीं पे ही प्रेजेंट था। आरयूबीपी रिबुलोज बाइफॉस्फेट या कि रिबुलोज बिसफॉस्फेट इसको अपन बेटा बोलते हैं, ये स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होता है। फिलहाल के लिए सिर्फ अभी आप दो चीजें याद रखिए। हमने कहा ना कि अभी डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, अभी सिर्फ हम एक बैकग्राउंड रेडी कर रहे हैं कि अपने इमेजिनेशन में लेकर के आइए कि आपने वो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी देखी थी, उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही होगी, डार्क और लाइट रिएक्शन कैसे वहां पे परफॉर्म होती होगी। एक इसका रफ व्यू बस हमने दिया है कि वहां पे प्रेजेंट जो थाइलाकोइड है, ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप सुनते रहना, वहां पे प्रेजेंट जो थाइलाकोइड है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जिस टाइम पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, वाटर वहां पे प्रेजेंट है, टूट जाएगा, एज अ हाइड्रोजन डोनर एक्ट करेगा, हाइड्रोजन उसका केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, लाइट रिएक्शन कंप्लीट। डार्क रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग के लिए वहां पे आरयूबीपी रिबुलोज बिसफॉस्फेट स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा में केवल यही नहीं बल्कि ढेर सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा एक्चुअली है क्या? स्ट्रोमा एक्चुअली है क्या बेटा? एक तरीके का लिक्विड है, सेल की भाषा में बोले तो साइटोप्लाज्म टाइप का लिक्विड है। ठीक है, मैट्रिक्स कह लो, मैट्रिक्स है, ढेर सारे एंजाइम बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आरयूबीपी एक तरीके से रिबुलोज बिसफॉस्फेट, एक तरीके से बेटा एक ये CO2 एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसीलिए इसको बेटा कहते हैं क्योंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा फिक्स करता है, एक्सेप्ट करेगा और फिक्स करेगा 3PGA के फॉर्म में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म में। लेकिन मजे की बात यह है कि 3-फॉस्फो एसिड जो ग्लिसरिक एसिड है, इसमें इसके फॉर्म में इसको फिक्स करने के लिए CO2 को अपने आप से जोड़ने के लिए इसको ताकत चाहिए, जो कि वो केमिकल एनर्जी जो आई थी ATP और NADPH2 के फॉर्म में, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 3PGA डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिलेगा, एंजाइम्स के साथ मिलेगा, कन्वर्जन होगा और अल्टीमेटली ये शुगर के फॉर्म में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको यहाँ पे अभी फिलहाल हमने 3GP का नाम दिया हुआ है। जब ये 3GP शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये शुगर नहीं है, शुगर के फॉर्म में बाद में ये कन्वर्ट होगी, ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन आरयूबीपी रिलीज होगा वहां से, और ये आरयूबीपी फिर से स्ट्रोमा में चला जाएगा अगली डार्क साइकिल को रन कराने के लिए। ये ATP और NADPH2 अभी यहाँ पे जो यूटिलाइज हो गए हैं डार्क रिएक्शन में, ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, और फिर ये भी NADPH2 और ATP बनाने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको केवल एक इतना बस बैकग्राउंड याद करना है कि क्या स्टेप देखने को मिले हैं। कुछ नए टर्म है, इनको ब्रेन में फिट करके रखिएगा। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का भी अपन डिटेल करेंगे, तब ये आपको काम आएंगे। क्लियर? इतनी सी बात क्लियर हुई? जल्दी बोलो। सिर्फ अभी हमने बेटा एक बैकग्राउंड बस रेडी किया है, ऐसा नहीं है कि ये चीज यहां से खत्म हो गई, अभी तो ये स्टार्ट हुई है। अब एक्चुअल फोटोसिंथेसिस में अब अपन जंप करेंगे। आज का तो क्या टाइम हो गया, अगली क्लास में अपन बेटा बताएंगे, अभी सुनना जाना मत, ठीक है? अगली क्लास में अभी बेटा अपन लाइट रिएक्शन के बारे में बताएंगे, तो डिटेल करेंगे लाइट रिएक्शन क्या है, कहाँ होती है, क्या पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स में पिगमेंट्स किस तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 क्या है, 2 क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोले तो फोटो फास्फोराइलेशन क्या है, फोटो फास्फोराइलेशन क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। इतनी सारी की सारी बातों के बाद बेटा लाइट रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। देन इसके बाद फिर डार्क रिएक्शन की बेटा अपन बातें करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके अगर ध्यान से सुनोगे तो अगले 1 या 2 लेक्चर में लाइट रिएक्शन कंप्लीट और आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे लाइट रिएक्शन के लिए। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी आपको जितनी डिफिकल्ट लगी होगी उतनी ही अब आपके लिए आसान हो जानी है, अगर आप ध्यान से सुन के, ध्यान से समझ के और उसको पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे साथ में। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आपको ये सारी की सारी रिएक्शन समझाएंगे,
सिंपल वे में हर एक चीज को आपको बेटा क्लियर कट कर देंगे, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, सब कुछ क्लियर कर देंगे। प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा पार्ट है, 4-5 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लेके आते हैं। इन केस ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी चैप्टर कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है, और समझ में कम आती है, इसलिए कि एनिमल फिजियोलॉजी हम अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी फील नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको रिएक्शंस, डायग्राम, ब्रेन और आपका जो व्हाइट बोर्ड है उस सब पे फोकस करना पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, बस फोकस करना और पेशेंस रखना। बिल्कुल बेटा, हर एक चीज बताएंगे बेटा, थोड़ा समझा लेकिन कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझा ना, ये बेटा पूरा समझने में कन्वर्ट करवा देंगे एक का बेटा, ठीक है। और प्रशिक पिगमेंट्स का पूरा डिटेल बताएंगे, किस तरीके से पिगमेंट्स जुड़ते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, आपके ब्रेन में ना बिल्कुल जो बबल्स का इमेजिनेशन होता है ना, बबल्स किस तरीके से सोप के बेटा बबल्स बनते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कैसे पूरा एक बंच बनाते हैं, सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा, डोंट वरी बेटा। और प्रेरणा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस अगली क्लास तक का वेट कर लो, ठीक है, कल तक का बेटा वेट करो, कल तक आपको 80% चीजें यहाँ की बेटा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय बच्चों। सेम टाइम रहेगा बेटा 10:30 to 11:30, ठीक है, कल का अभी सेम टाइम है 10:30 to 11:30, देन मंडे से क्या टाइम डिसाइड हो जाता है वो हम आपको बेटा बता देंगे, ठीक है, आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा ग्रुप में। बाय बाय।